जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डेली जीके जीएस टेस्ट नंबर 27 डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि खान सर द्वारा लिया जा रहा है। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। जैसा कि पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जॉर्डन के संदर्भ में निम्न में कौन सा सही नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को हल्का सा बड़ा कर लेते हैं तो पढ़ने में और अच्छा लगेगा। बड़ा कर लिए और हल्का बड़ा कर दें। हाँ, बड़ा कर दिए हैं। चलिए, कह रहा है जॉर्डन के संदर्भ में निम्न में कौन से सही नहीं हैं। कह रहा है उत्तर में सीरिया, पूर्व में इराक से सीमा बनता है। बताइए, ये मान लीजिए क्या है, जॉर्डन है। ये क्या है, जॉर्डन है। जॉर्डन के ऊपर में क्या है, सीरिया है। सही बात है, ऊपर में तो सीरिया है, जॉर्डन के ऊपर में सीरिया है। लेकिन उत्तर पूर्वी में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी में इराक होगा। उत्तर और पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट में क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी में इराक होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, उत्तर पूर्वी में इराक होगा। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, लेकिन पूर्व में इराक दिया है, जो कि ये गलत है। अल अकाबा यहाँ एकमात्र बंदरगाह। सही बात है, आप याद रखिएगा, जॉर्डन में एक अल अकाबा एक जगह का नाम है, जहाँ वहाँ एक बंदरगाह है जिसका नाम है अल अकाबा की बंदरगाह, जो कि जॉर्डन में पड़ता है। हाल ही में जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों पर ड्रेसअप हमले से के कारण चर्चा में रहा। बिल्कुल सही है, 2 और 3 सही है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा, ए का क्या हो जाएगा, एक और 2 किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2 और 3 देखिए, 2 और 3 किस में है, सही नहीं है, ये ना कह रहा है। तो सही नहीं है तो केवल एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में सत्य कथन है। पेंच टाइगर रिजर्व पहली बात तो है कहाँ, ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, इसका विस्तार 2 राज्य महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में मिलता है। सही बात है, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में मिलता है। भारत का प्रथम व एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क के रूप में, किसके रूप में, डार्क स्काई रूप में चिन्हित किया गया। बिल्कुल सही बात है, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम और एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क के रूप में चिन्हित किया गया है। तो दोनों सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा कि 2 का 1 और 2 देने, देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मध्य भूमि ITCZ की अवस्थित होने का परिणाम है। ये ITCZ क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। ITCZ क्या होता है, ये क्या है, जियोड है, पृथ्वी की आकृति मान लिए। ठीक, इसके बीच में एक रेखा है, क्या है, देखिए पृथ्वी के बीच में एक रेखा है जिसका नाम है विषुवत रेखा। क्या है, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है, 0 डिग्री। यही विषुवत रेखीय निम्न दाब के पर ही ITCZ देखने को मिलता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन देखने को मिलता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन देखने को मिलता है। ITCZ कहाँ देखने को मिलता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पर देखने को मिलता है, ITCZ। ठीक, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक, कह रहा है अगर विषुवत रेखा है तो ठीक, यहाँ विषुवत रेखा, और कह रहा है किसके संबंध में, कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप के संबंध में। भारतीय, ये देखिए क्या है, भारत का नक्शा है, ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन है, ITCZ है। जब ऊपर से हवाएं जब क्या आएगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी, तो जब कर्क रेखा पर रहेगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होगा, तो हवाएं कहाँ आएगी, ऊपर से नीचे आएगी। तो क्या कर रहा है, मानसून का आगमन होगा। बिल्कुल सही है। और भारतीय उपमहाद्वीप में हवाओं का विक्रम, अगर मान लीजिए यही चीज़ ITCZ यहाँ आ जाए, भारत के नीचे मकर रेखा पर आ जाए, मकर रेखा पर ITCZ आ जाए, तो हवाएं कहाँ से आएगी, नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी, नीचे से ऊपर की ओर जाएगी। तो बताइए, हवाओं का उलटना, व्यतिक्रम मतलब क्या होता है, हवाओं का उलट। तो भारतीय उपमहाद्वीप में क्या देखने को मिला, हवाओं का उलटना हुआ। ठीक, और चीन में इससे कोई संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बताइए क्या हो जाएगा, 1 और 2 किस में देखने को मिल रहा है, 3 में देखिए केवल 1 और 2। बिल्कुल सही है, सही है। तो ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पठारों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कर यूरोप में स्थित अल्टीप्लानो दुनिया का दूसरा
सबसे ऊंचा पठार है जिसकी विशेषता ऊंचे मैदान की पर्वत श्रृंखला में, जो कि ये यूरोप में तो स्थित नहीं है। ये अल्टीप्लानो नामक जो पठार है ये कहाँ देखने को मिलता है, वो दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, दक्षिणी अमेरिका। ये पेरू हो गया, ये क्या कहता है, पेरू और चिली के सीमा पर, पेरू और चिली के सीमा पर क्या हमें देखने को मिलता है, पेरू हो गया और ये चिली, ये पेरू और चिली के सीमा पर देखिए यहाँ एंडीज पर्वत भी है। क्या है यहाँ, और एंडीज पर्वत भी है, ठीक, एंडीज पर्वत भी पड़ता है। और कहेगा कि सबसे ऊंची राजधानी कहाँ है, तो लापाज में। वो कहाँ है, लापाज में। बोलीविया की राजधानी क्या पड़ता है, लापाज। लापाज में सबसे ऊंची राजधानी है, ठीक। तो कह रहा है, क्या कह रहा है, यूरोप में अल्टीप्लानो दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। दुनिया का दूसरा तो है लेकिन यूरोप में नहीं है, तो ये तो गलत है। ये क्या है, गलत है। भारत में दक्कन का पठार, बताइए महाराष्ट्र में दक्कन का पठार है, से लावा निर्मित, महाराष्ट्र के साइड में ही दक्कन का पठार है और लावा निर्मित पठार है। सही बात है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 2। तो बताइए केवल 2 हो जाएगा, है क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेजी से क्वेश्चन को कीजिए। मध्य उच्च भूमि के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कि मध्य उच्च भूमि को मध्य भारत पठार के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल सही कह रहा है। यह मारवाड़ अपलैंड के पूर्व में स्थित है। सही, मारवाड़ कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है। ये उसके अपलैंड के पूर्व में पड़ता है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी जो एक भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश बेसिन पठार के अधिकांश भाग में विस्तृत है। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइए, 1 2 3 किसमें मिलना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर पश्चिम में उत्तर पूर्वी, लाल सागर पश्चिम में उत्तर पूर्वी अफ्रीका, ठीक, और पूरब में अरब प्रायद्वीप से घिरा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए कह रहा है लाल सागर, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अरब प्रायद्वीप हो गया, इसी के बीच तो लाल सागर है ना, ये लाल सागर है। लाल सागर देखिए, ये अफ्रीका जो है किस दिश भाग में पड़ रहा है, देखिए तो उत्तर पूर्वी हो गया, उत्तर पूर्वी अफ्रीका। और पूरब में देखिए, पूरब क्या है, ये पूरब है, ये पूरब में क्या पता है, अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। सही, बिल्कुल राइट। पूरब में किससे घिरा हुआ है, ये लाल सागर है। लाल सागर देखिए, इसके पूरब में क्या है, ईस्ट में क्या है, अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलिए कर, ये बाब अलमंदेब जलडमरू माध्यम से अदन की खाड़ी और बाई हिंद महासागर से जुड़ा है। बताइए यहाँ क्या है, बाब अलमंदेब जल संधि, जो कि लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक। और लाल सागर से होते हुए अदन की खाड़ी, और इससे क्या होता है, बाब अलमंदेब जलडमरू जो है माध्यम से अदन की खाड़ी होते हुए और बाह्य हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। सही बात है। दुनिया के मीठे जल के प्रमुख किनारे, जो कि गलत है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों होगा। तो बताइए केवल 1 और 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 7 अरावली श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली पर्वत कहाँ पड़ती है, बताइए, ये क्या है, राजस्थान है। ये राजस्थान के बीचों बीचों क्या है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली राज्य से होकर गुजरती है। इसका विस्तार 800 किलोमीटर, दोनों सही है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। अगर इसमें देखिए क्या क्या है, गुजरात दिया है, राजस्थान दिया है, हरियाणा है, दिल्ली है, ठीक। चलिए ध्यान दीजिएगा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित कौन बादशाह है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन जो होता है 1600 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया कंपनी का गठन का लंदन में कब हो रहा था, 1600 ईस्वी। तभी जो था अकबर था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1605 ईस्वी में डायरिया से मृत्यु हुई। तो उसी के समय लंदन में क्या ब्रिटिश इंडिया कंपनी की गठन हो रहा था। तो किसके समय कह रहा था, निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था, बताइए कौन होगा, अकबर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। कारखाना की बात कहेगा तो बताइए, अब कैप्टन हॉकिंस जो था, कैप्टन हॉकिंस कब आया था, 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस आया था। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था कैप्टन हॉकिंस, लेकिन मिलने आया था अकबर से। लेकिन तभी अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो चुकी थी। तभी का शासक कौन था, जहांगीर था। तो कैप्टन हॉकिंस के समय
कैप्टन हॉकिंग जो आया था जहांगीर तभी का शासक था। तो कह रहा है किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो जहांगीर के समय। ध्यान दीजिएगा, वहाँ कहेगा कि उसके तुलना करेगा तो लंदन, कहेगा कारखाना की बात करेगा तो जहांगीर दीजिएगा। चलिए, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? अगर कहेगा पहली फैक्ट्री कह रहा है तो बताइए कहाँ होगा, बता दीजिए। सूरत हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? सूरत हो जाएगा। तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, 1613 ईस्वी में जो था ना ये अस्थाई फैक्ट्री था। क्या था? अस्थाई था। जबकि इन्होंने क्या किया था 1613 ईस्वी में, इन्होंने 1611 ईस्वी में कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में। कहाँ? मसूलीपट्टनम, जो कि कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पड़ता है? मसूलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर कहेगा 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अस्थाई फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? बताइए कहाँ लगाई थी? क्या कहता है? सूरत में। जबकि 1608 ईस्वी में अस्थाई फैक्ट्री था जो कि असफल रहा था, ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर, स्वावली जो था ये 1611 से 12 के बीच युद्ध हुआ था। 1611 से 12 के बीच युद्ध हुआ था। स्वावली के युद्ध में 1611 से 12 के बीच युद्ध हुआ था। किसके बीच में? और अंग्रेजों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को इसमें परास्त कर दिया था। पुर्तगालियों को क्या किया था? परास्त कर दिया था अंग्रेजों ने। इसमें 1611 से 12 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया था? पुर्तगालियों को परास्त कर दिया था, मतलब पराजित कर दिया था। किसके रिस्पेक्ट में? अंग्रेजों का तभी शासक नेतृत्व कौन कर रहा था? तो बताइए अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था तभी का? थॉमस बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेस्ट। थॉमस बेस्ट अंग्रेजों की तरफ से कौन था उसका शासक? थॉमस बेस्ट था। तो किस कारण, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावली के स्थान पर पराजित कर दिया था? बताइए कौन किया था? अंग्रेजों ने 1611 से 12 ईस्वी में। चलिए देखते हैं क्या है 11 के ऑप्शन में। देखिए, करा हराया था, कौन था? अभी तुरंत बताया कि थॉमस बेस्ट था। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो ध्यान दीजिएगा, 17वीं शताब्दी कहेगा तो याद रखिएगा, एक तो पहले सूरत से पहले भरूच होगा। क्या हो जाएगा? भरूच हो जाएगा, भरूच हो जाएगा, सूरत हो जाएगा और क्या हो जाएगा? अहमदाबाद। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित होता है? बताइए इसमें कौन मिल रहा है? भरूच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सूरत तो है नहीं, इसमें नहीं है तो तीनों रहता तो तीनों मारते, नहीं है तो सिर्फ भरूच है तो भरूच मारे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना लगाया था? बताइए, सर्वप्रथम कहेगा तो अंग्रेजों ने। किसने लगाया था? अंग्रेजों ने, ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए, किसी गैस का आयतन स्थिर बनाए रखना है। किसी गैस का आयतन को क्या कीजिए? स्थिर कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए और ताप बढ़ाइए, इसको ताप दीजिए। ताप बढ़ाने से क्या हो जाएगा? गैस का दाब, प्रेशर इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कथन सीमेंट का जमना उष्माक्षेपी विक्रिया है। सही है, उष्माक्षेपी विक्रिया के कारण ही उसमें से क्या हो जाता है? उष्माक्षेपी होकर भाप बन के निकल जाता है, जिससे जम जाती है। कथन जमने की प्रक्रिया धीमा करने के लिए सीमेंट जिप्सम का मिलाया जाता है। सही है, जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O होता है। क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोनों ही कथन सही है, लेकिन कथन 2 एक का व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसने सिल्वर नहीं होती है? सिल्वर की बात करेगा तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होती है। नाम तो भले जर्मन सिल्वर है लेकिन इसमें सिल्वर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, वायु में प्रचक्री स्प्रिंग क्रिकेट के बॉल के दोलन में की व्याख्या की जा सकती है। बताइए, जब आप बॉल फेंकते होंगे तो जब बॉल के बैट के समीप जाता है तो उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? वेग बढ़ जाता है। तो कह रहा है पवन की दिशा में अचानक परिवर्तन के आधार पर
बर्नौली के इसमें कह रहा है किसके आधार पर है, किस कथन के आधार पर, किसने इसके बारे में कथन किया था, बताया था, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर, किसके आधार पर, बर्नौली के प्रमेय के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी झील की ऊपरी सतह हिमशिशित हो जाती है, हिमशिशित का मतलब होता है बर्फ बन जाती है, जल जाती है, जम जाती है, क्या हो जाती है, पानी क्या होती है, जम होके ऊपरी वाला भाग जम जाती है, तो चलिए, और उसके अंदर का जल पूछ रहा है, उसके अंदर का जल का तापमान क्या होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। वायु में ध्वनि का वेग होता है, वायु में ध्वनि के वायु में नमी की मात्रा होती है, वायु में तापमान भी होता है, वायु में संगठन भी होता है, लेकिन वायुमंडलीय दाब नहीं होता है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बादलों में विद्युत आवेश कहाँ होता है, बादलों में जो विद्युत आवेश होता है सबसे अधिक होता है। देखते होंगे बिजली तरकता है तो बिजली तरकने में उसकी आवेश जो होती है बहुत अधिक होती है। इसमें किसने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चुंबक की सही पहचान है, चुंबक की सही पहचान करने के लिए प्रतिकर्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आकर्षण नहीं होगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। ठीक, चलिए गामा किरणें की भेदन क्षमता, इसको तो समझ लीजिए, गामा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, अल्फा। गामा किरणें जो होती है सबसे अधिक भेदनशील, इसकी क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, इन दोनों के कंपेयर की तुलना में सबसे अधिक, अल्फा तथा बीटा दोनों की किरणों की तुलना में सबसे अधिक होती है। बिल्कुल सही है, और सारा ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। प्रकाश घर क्या होता है, प्रकाश घर, लाइट हाउस। लाइट हाउस का जो प्रयोग किया जाता है, आप जानते होंगे समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े घर बनाए जाते हैं सफ़ेद कलर के, लाइट हाउस के शक्तिशाली प्रकाश के साथ किरण उस पर जो प्रकाश पड़ती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ठीक, तो रात के समय भीड़ भाड़ वाले मेट्रो शहर में ट्रैफिक जाम को गाइड तथा सुरक्षित सुधारने के लिए बिल्कुल गलत है। रात के समय बड़ी भीड़ के धार्मिक आवागमन के को गाइड तथा सहायता के लिए बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा देखिए। चलिए देखिए, कह रहा है रात में समय बंदरगाह पर आने वाले युद्धपोतों की स्थिति को दर्शाता, बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर डी होगा। कह रहा है समुद्र में विभिन्न दिशाओं से आने वाली जहाज़ों को, समुद्र में जो जहाज होता है उसको सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, केवल राज्यसभा में ही ना कि लोकसभा में भी मनोनीत सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में भी मनोनीत होता है, लोकसभा में भी मनोनीत होता है, लेकिन अभी वर्तमान दृष्टि से देखते हुए संसद में संशोधित किया गया है कि वर्तमान मनोनीत सदस्य को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। राज्यसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए 2 सदस्य, जो कि गलत है, 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है। किसी मनोनीत सदस्य का मंत्री पद के लिए नियुक्ति पर संवैधानिक वर्जना नहीं है, ये भी सही है। ठीक, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत दे सकता है, नहीं, बिल्कुल गलत कह रहा है। मनोनीत सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत नहीं दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः दोबारा स्थापित नहीं किया जाएगा। राज्यसभा को धन विधेयक की अस्वीकृति करने अथवा उसमें संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही है, दोनों भी सही बात कह रहा है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी और राज्यसभा के प्रतिनिधि, बिल्कुल सही कह रहा है। लोकसभा की ही केवल मंत्रिपरिषद जो प्रधानमंत्री जो होती है लोकसभा के केवल उत्तरदायी होते हैं, मंत्री और राज्यसभा के उत्तरदायी नहीं होते हैं। राज्यसभा की तुलना लोकसभा के पास राज्य सूची के संबंध में विशेष शक्तियाँ, जो कि गलत है। क्या कह रहा है, इनमें सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर कहता राज्यसभा की तुलना करता, यहाँ अगर राज्यसभा की तुलना करता है, यहाँ क्या करता, लोकसभा की तुलना राज्यसभा से करता तो ठीक रहता। ठीक, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए आयोजित की जाती है। बताइए संयुक्त बैठक तभी किया जाएगा जब दोनों संसदों में मतभेद चल रहा हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देख लीजिए, उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में क्या हो, मतभेद हो। अभी तुरंत बताए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप ऊपर कौन आते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। पहले ऊपर आता है राष्ट्रपति के नीचे आता है उपराष्ट्रपति के नीचे आता है प्रधानमंत्री के नीचे आता है उपसभापति के नीचे आएगा आपका आ जाएगा उपसभापति के नीचे क्या हो जाएगा, भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएगा। भूतपूर्व राष्ट्रपति के नीचे क्या हो जाएगा, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बताइए, कह रहा है
मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस CJAI के ऊपर कौन होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। क्या होता है? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है? लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बोले तो इसको प्रोटेम स्पीकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष को बोला प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति सदन की कार्यवाही का संचालन, जो कि गलत है। यह जांच करने के लिए सदन के सदस्यों का चुनाव, प्रमाण पत्र, नामांकन, जो भी, ये भी गलत। संसद के सदनों को शपथ दिलाना तथा नियमित अध्यक्ष चुने जाने का कार्यभार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल, सही बात है, 200 के अधीन क्या है? राज्यपाल की चर्चा की गई है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा, बिल्कुल सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात आरक्षित रखेगा, ये भी सही है। धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचार कर को लौटाएगा, बिल्कुल सही। तो 1 और 2 3 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का 79वां संविधान संशोधन संबंधित है तो केंद्र और राज्य से, जो कि गलत है। 2 राजनीतिक दलों से, गलत है। मूल अधिकारों से, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। 79वें संविधान संशोधन की बात करेगा तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति की बात करेगा तो मुद्रास्फीति कब होगा? गुजर रही होगा। कह रहा है मुद्रास्फीति से गुजर रहा है, कोई देश मुद्रास्फीति से गुजर रहा है, मतलब मुद्रास्फीति मतलब क्या हो जाएगा? कहे तो केस की मात्रा मार्केट में सबसे अधिक हो जाएगी। तरलता की मात्रा अधिक होगी तो महंगाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो बताइए, महंगाई बढ़ेगा, केस बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा? इसके लिए हम क्या करेंगे? टैक्स को क्या करेंगे? कर की मात्रा को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। टैक्स की मात्रा को बढ़ा देंगे, ब्याज की मात्रा को बढ़ा देंगे। टैक्स की मात्रा को बढ़ाएंगे, ब्याज की मात्रा को बढ़ा देंगे। तो ठीक, प्रत्येक कर को बढ़ा देना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्या करना देना चाहिए? कर देना चाहिए, टैक्स को बढ़ा देना चाहिए। शुद्ध निर्यात बराबर होता है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है, इसको समझिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्यात का। देखिए मान लीजिए कि भारतीय चीन को $18 क्या करती है? भारत क्या करता है? निर्यात करता है। भारत जो है $18 चीन को निर्यात करता है। चीन को क्या करता है? $18 क्या करता है? निर्यात करता है। जबकि चीन क्या करता है? भारत में $72 अरब निर्यात करता है। कितना डॉलर? $72 अरब क्या करता है? चीन क्या करता है? भारत को निर्यात करता है, ठीक। तो निर्यात में से आयात, भारत कितना किया निर्यात? $18 निर्यात किया, ठीक। लेकिन चीन उसको कितना आयात और चीन से कितना आयात किया? वो भारत कितना आयात किया चीन से? $72 अरब आयात किया। 18 में से जब 72 घटाइएगा, बताइए 12 में से 8 गया 4, यहाँ क्या बचा? 6 में से गया 5, तो ये -54 आया। ये क्या हुआ? ऋणात्मक हुआ। ये क्या हुआ? शुद्ध निर्यात हुआ, लेकिन ये किस में आया? ऋणात्मक हुआ। देखिए हम तो इसको क्या किए? निर्यात कितना किया? $18, लेकिन उससे आयात कितना कर रहे हैं? $72 अरब का निर्यात आयात कर रहे हैं। तो बताइए, निर्यात में से जब आयात को घटा दीजिएगा, शुद्ध निर्यात निकल जाएगा, व्यापारिक संतुलन निकल जाएगा, जो कि ये किस में निकला? ऋणात्मक निकला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? ये देखने को स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है, इसको देश भर में अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों को उत्पादन करने के लिए, बिल्कुल सही है। बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो घोषित किया जाता है, कोई भी राज्य सरकार है उसको, अगर कोई भी राज्य सरकार किसी जगह को, बंजर जमीन को खरीद लेती है और वहाँ एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर देती है कि यहाँ जो भी व्यापार करेगा, जो भी केंद्र लगाएगा, जो भी प्रोडक्शन करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, उससे ब्याज दर कम लिया जाएगा, टैक्स क्या लिया जाएगा? कम लिया जाएगा। तो बताइए, और इससे क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन का बढ़ावा हो जाएगा, आर्थिक गतिविधि उत्पन्न करने के लिए। सही बात है, आर्थिक गतिविधि को उत्पन्न करेंगे। क्या कह रहा है? और कह रहा है उपनगरीय क्षेत्रों का सुंदरीकरण। बताइए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से उसका सुंदरीकरण होगा? नहीं, जो कि गलत है। देहातों में सुविधाओं को उन्नत करने के लिए, जो भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या, कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या निम्नलिखित में किसी अनुपलब्धता से संबंधित है। बताइए,
अंतर्राष्ट्रीय नकदी समस्या जो देखने को मिलती है, ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डॉलर और अन्य मुद्राएं। डॉलर और क्या हो जाएगी, अन्य मुद्राएं। बताइए सबसे अभी पूरे विदेश में क्या चल रहा है, सब जगह डॉलर हो गया, येन हो गया, यूरो हो गया, युआन हो गया, क्या बोले, युआन हो गया, येन हो गया। जापान की मुद्रा क्या है, बताइए जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जापान की मुद्रा क्या है, येन है। जबकि अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। अमेरिका की मुद्रा क्या है, डॉलर है। यूरो हो गया, युआन हो गया, आप जानते हैं युआन क्या है, चीन का है, चीन का है। ठीक, तो ये सब जो मुद्रा है विदेश में पूरी तरह से फैला हुआ है। ये अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या, आप जानते हैं कि अगर आप व्यापार करते होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में, अगर आप डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगा, येन में व्यापार नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा, यूरो में व्यापार नहीं करेंगे तो दिक्कत, युआन में नहीं करेंगे तो दिक्कत होगा। इसलिए कह रहा है डॉलर और अन्य दुर्लभ मुद्राएं जो होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समस्या बन जाती है। इसलिए आप देख रहे होंगे भारत सरकार जो होती है अपनी ही मुद्रा में दूसरे देशों से व्यापार करना चाहती है, जिससे आसानी होता है व्यापार करने में। अगर डॉलर में कीजिएगा तो आपको क्या करना होता है, डॉलर में पे करना होता है। इसलिए ये जो होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक समस्या के रूप में धारण कर जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को ऐसा इस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। बताइए भारत में गरीबी रेखा पर से एक, भारत में जो प्रतिदिन व्यक्ति जो 27 रुपया खर्च होगा और शहर में 33 रुपया, इस गरीबी के लिए ग्रामीण में 27 रुपया और तो शहरी में 33 रुपया। जबकि एक होता है 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी। ग्रामीण के लिए 2400 कैलोरी और शहर के लिए 2100 कैलोरी। बताइए आप जानते होंगे ग्रामीण के लोग अधिक भोजन करते हैं तो उसको अधिक कैलोरी की आवश्यकता, काम भी तो ज़्यादा करते हैं उन लोग, और शहर के लोग कम कैलोरी की आवश्यकता होती है तो 2100 कैलोरी। आप पढ़िए क्या कह रहा है, वह न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री पाने के हकदार हैं। बिल्कुल सही कह रहा है, वे न्यूनतम विहित खाद्य सामग्री, वो उसके लिए खाद्य सामग्री का मतलब क्या होता है, भोजन। भोजन क्या हो जाएगा, खाद्य सामग्री के हकदार है। सही बात है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, वे वर्ष में विहित न्यूनतम दिनों के लिए काम, ये न्यूनतम दिनों के लिए नहीं काम करते हैं जी, मनरेगा तहत के उसको काम दिया जाएगा। ठीक, वे कृषि, श्रमिक, व्यापारों और अनुसूचित जनजाति और जनजाति सामाजिक समुदाय, इसमें जाति का कोई बात ही नहीं होगा। जब हम कह रहे हैं इसमें क्या गरीबी रेखा की बात कर रहे थे, इसमें जाति कहाँ से आएगा। उनकी दैनिक मजदूरी विहित मजदूरी से कम है, ये भी नहीं आएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 36 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा महिलाओं में प्राथमिक सेक्स हार्मोन जो यौवन, गर्भावस्था और मासिक चक्र, धर्म चक्र को नियंत्रित करनी। कह रहा है मासिक चक्र क्या हो जाएगा, मासिक चक्र और गर्भावस्था। मासिक चक्र के लिए होता है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मासिक चक्र के लिए एस्ट्रोजन हो जाएगा और गर्भावस्था के लिए प्रोएस्ट्रोजन हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है। कह रहा है वास्तविक मछली है जेलफिश। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, समुद्री घोड़ा, घोड़ा नहीं है लेकिन मछली है। कैटफिश मछली है, सी हॉर्स मछली है, लेकिन जेलीफिश क्या है, जेलीफिश मछली नहीं है। ये जेलीफिश तो मछली, जेलीफिश मछली नहीं है, तारा भी मछली नहीं है, सी हॉर्स मछली है। देखिए कैटफिश ये भी मछली है, स्टारफिश जो कि मछली नहीं है, सी हॉर्स मछली है। लेकिन क्या कर रहा है, वास्तविक समूह, कौन सा जीव समूह वास्तविक मछली है, तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली है, कैटरफिश भी क्या, कैटफिश भी मछली है, सी हॉर्स भी मछली है, लेकिन कैटफिश मछली है लेकिन स्टारफिश मछली नहीं है, सी हॉर्स मछली है लेकिन सीहॉर्स मछली, शार्क देखिए ये मछली नहीं है, जेलीफिश ये भी मछली नहीं है, तारा मछली ये भी मछली नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ट्रांजिशन क्या होता है। ट्रांजिशन क्या, आपको इसको बढ़िया से समझिए। एक तो डीएनए होता है, डीएनए, ये आरएनए, और आरएनए हो गया, और एक प्रोटीन हो गया, प्रोटीन। डीएनए से आरएनए बनना, डीएनए से आरएनए बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, REVERSE, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, TRANS लिख देते हैं,
ठीक। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। ट्रांसलेशन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। कोई पूछेगा आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, यही तो पूछ रहा है ट्रांजिशन ग्रुप, मतलब डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? और ट्रांजिशन ग्रुप आप कर रहे हैं। ठीक ठीक। अभी क्या पूछ क्या रहा है देखिए, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। चलिए देखिए क्या कर रहा है, क्या रहा है? ट्रांजिशन ग्रुप निम्नलिखित कॉपी करने की एक प्रक्रिया है। डीएनए से आरएनए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी बताए क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? डीएनए से आरएनए। डीएनए से आरएनए अभी बताए थे ना आपको, डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए का डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। मतलब फटाफट फटाफट कोशिकाओं का निर्माण करने लगता है। ठीक। शराब के नशे में आदमी का अधिक अधिक शराब पीने के बाद अधिक शराब पीने के बाद संतुलन बनाने और चलने में परेशानी होती है। इसमें जो होता है, ये जो होता है क्या होता है? सेरिबेलम हो जाता है। सेरिबेलम हो जाता है। क्या होता है? सेरिबेलम। देखिए अगर पहला मस्तिष्क को 3 भाग में, एक होता है सेरिब्रम, सेरिब्रल और सेरिबेलम। सेरिब्रेल जो होता है, सेरिबेलम जो होता है पश्च भाग में होता है। किस में होता है? पश्च भाग में। पश्च भाग में होता है। सेरिबेलम कहाँ होता है? पश्च भाग में। सेरिबेलम कहाँ देखने को मिलता है? पश्च भाग में। यही क्या करता है? ये शराब के नशे में आदमी को अधिक शराब पीने के बाद संतुलन और चलने में परेशानी होती है। किसके कारण? सेरिबेलम के कारण। सेरिब्रम सोचने की शक्ति सबसे अधिक होती है। मेडुला ऑब्लांगाटा ये पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? प्रेम, घृणा ये सब को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। यदि वाष्पोत्सर्जन की दर मतलब वेपोराइजेशन, प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक हो जाती है। अगर मान लीजिए पेड़ पौधे में जो होती है, ये क्या है? पेड़ पौधा है। ये पेड़ पौधा है। पेड़ पौधा में कह रहा है वाष्पोत्सर्जन मतलब वेपोराइजेशन अधिक हो रहा है। क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने लगता है, मतलब भोजन बनाने से अधिक होने लगता है। तो क्या होगा बताइए? पौधा तो जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। क्या कर जाएगा? भोजन का भंडारण। पौधा जीवित रहेगा, क्या आएगा? जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। मतलब कह रहा है अगर उससे पहले वाष्पोत्सर्जन होकर उड़ जा रहा है तो प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। भोजन का भंडारण तो नहीं कर पाएगा, प्रकाश संश्लेषण की मात्रा कम होगी और भोजन की भंडारण की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जीवित तो रहेगा। क्या रहेगा? जीवित रहेगा, तुरंत नहीं मरेगा। क्या हो जाएगा? तुरंत कभी भी नहीं मरता। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मरता, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवित रहेगा लेकिन भोजन का भंडारण नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? बताइए क्या हो जाएगा इसमें? मेगा अष्टमी लक्ष्मी होगा, जीतू होगा, मोगा होगा, वीरा मंगई होगा। तो अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में अंटार्कटिका के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए क्विनलिंग स्टेशन किसने लॉन्च किया है? क्विनलिंग स्टेशन की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ठीक है, जापान नहीं होगा, चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चीन हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक क्या कर रहा है? एशियाई विकास बैंक भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसको हो जाएगा मियो ओका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मियो ओका होगा। ध्यान दीजिएगा। हाल ही में आईसीसी अंडर-19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया विश्व कप के मामले में सबसे अधिक रहता है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया? ध्यान दीजिएगा। पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक, कह रहा है 10 फरवरी 2024 को कहाँ पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया? क्या हो जाएगा बताइए? दिल्ली होगा, दिल्ली में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा।
टाटा ट्रस्ट ने कहाँ पर भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करने की घोषणा की है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंबई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुंबई में छोटे छोटे पालतू पशु के लिए क्या किया गया है? अस्पताल बनाया गया। हाल ही में आयोजित स्पोर्ट्स स्टार्स स्पेस अवार्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स का अवार्ड किसने जीता है? इसमें तो बताइए। इसमें हो जाएगा हार्दिक सिंह और मोहम्मद सिंह, दोनों को दिया गया है। ए और बी दोनों को दिया गया। हार्दिक सिंह हो गया और मोहम्मद शमी, दोनों को अवार्ड दिया गया है। ठीक। किस देश में दक्षिण एशिया की पहली प्रोफेशनल वुमेन हैंडबॉल लीग का अनावरण किया गया है? इसको देख लीजिएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2024 में 5 नई रामसर साइटें जोड़ने के बाद भारत में कितनी हो? पहले 75 थी, प्लस आप भी 5 और हो गया, तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्त, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो इतना मेहनत से आपको वीडियो बनाते हैं, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे चैनल पर चले आएंगे, टेलीग्राम चैनल पर आकर, और इसका टेस्ट नंबर 27 का पीडीएफ आपको आसानी से अपलोड कर दिया गया है और आप वहां से रिसीव कर सकेंगे। जय हिंद दोस्तों, बाय। फिर इसी टाइम पर मिलते हैं। ओके बाय।